वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले लेक्चर में हमने एक पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं केवल। इसमें हमें बताना है लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करते हैं। केवल संविधान संशोधन के मामले में गलत है, आपातकाल के मामले में ये भी गलत है, किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष के सामने समान मत होने की स्थिति में ये बिल्कुल सही है, सरकार के बचाव के मामले में ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष के समान मत होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। जब कभी किसी विषय पर सदन में पक्ष एवं विपक्ष को समान मत प्राप्त हो तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है। जब कभी सदस्य कार्य स्थगन प्रस्ताव रखता है तो इसे स्वीकार किया जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष के समान मत होने की स्थिति में। अगला क्वेश्चन दिया है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। राष्ट्रपति, वित्त सचिव, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि जी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष द्वारा प्रमाण दिए जाने के बाद उसकी प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में अथवा राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जा सकता। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही। धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा और किसी मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया, लोकसभा की शक्तियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। हमें चुनना है कौन सी शक्तियां शामिल हैं लोकसभा की। तो पहला ऑप्शन दिया है धन विधेयकों और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। समिति और आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदनों पर विचार करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमारे चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, यानी कि सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राज्यसभा की तुलना में लोकसभा को विशेष शक्ति प्रदान करता है। हमें चुनना है लोकसभा को विशेष शक्ति, राज्यसभा की तुलना में लोकसभा को विशेष शक्ति प्रदान करता है। इनमें से चुनना है कौन सा प्रावधान। तो पहला ऑप्शन दिया, धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं और इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती। सरकार को हटाना ये बिल्कुल गलत है, ये लोकसभा को विशेष प्रावधान नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। लोकसभा राज्यसभा की तुलना में लोकसभा को विशेष शक्तियाँ 1 और 2, यानी धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद इसे राज्यसभा की सहमति के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा को 14 दिन में धन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य है, नहीं तो उसे पारित मान लिया जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें चुनना है कौन से कथन असत्य हैं। हमें गलत कथन की खोज करनी है। पहला ऑप्शन दिया है, संविधान द्वारा संसद सदस्यों को कुछ अधिकार, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। तो ये गलत है। संविधान द्वारा संसद सदस्यों को कुछ हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। तो ये हमारा कथन बिल्कुल सही है। संविधान द्वारा संसद सदस्यों को कुछ अधिकार, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान में 2 प्रमुख विशेषाधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रकाशन के अधिकार पर बल दिया गया है। जी हाँ, यह कथन भी हमारा सही है। तो हमें चुनना है कौन से कथन असत्य हैं। तो हमारे दोनों कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि दोनों कथन गलत नहीं हैं। संविधान संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को कुछ अधिकार, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां प्रदान करता है। इन विशेषाधिकारों को संसद कानून द्वारा एवं परिभाषित कर व्यापक बना सकती है। भारतीय संविधान में प्रकाशन के अधिकार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विशेष रूप से वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हैं।
तो पहला ऑप्शन दिया है न्यायालयों में प्रमाण पुरुष तथा गवाहों के रूप में उपस्थिति से छूट। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अगला दिया गिरफ्तारी से स्वतंत्रता। जी हाँ, यह भी सही है। संसद अथवा किसी समिति में कही गई किसी बात तथा मतदान के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही से छूट। जी हाँ, बिल्कुल सही है। हमें चुनना था कि किस विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त विशेषाधिकारों के संदर्भ में सभी कथन सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त प्रमुख विशेषाधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गिरफ्तारी में स्वतंत्रता, न्यायालयों में प्रमाण पुरुष एवं गवाहों के रूप में उपस्थिति से छूट इत्यादि प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त संसद के सदस्य पर संसद अथवा उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात अथवा मतदान के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती और ना ही गिरफ्तारी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है संसद के किसी सदस्य को सदन के बुलाए जाने से 40 दिन पहले और स्थगित होने के कितने दिनों तक दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन दिया है संसद के किसी सदस्य को सदन के बुलाए जाने से 40 दिन पहले और स्थगित होने के कितने दिनों तक दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 40 दिन। सदन के बुलाए जाने से 40 दिन पूर्व एवं सदन स्थगित होने के 40 दिन बाद तक और सदन के सत्र के दौरान सदन के सदस्य को दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, परंतु यह विशेषाधिकार फौजदारी मामलों में संसद सदस्यों को प्राप्त नहीं है। ये केवल दीवानी मामलों में प्राप्त है कि उसे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन फौजदारी मामले में ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, 40 दिन। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक संसद का सामूहिक विशेषाधिकार है। तो पहला कथन दिया हुआ है सदन के आंतरिक मामलों का विनियमन का अधिकार। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सदन के आंतरिक मामलों का विनियमन का अधिकार संसद को है। अगला सदन की बहसों तथा कार्यवाहियों को अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार। जी हाँ, बिल्कुल सही है। संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी व्यक्ति को दंड देने का अधिकार। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी सही हैं। लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति के द्वारा सदन की कोई गोपनीय कार्यवाही भी आयोजित की जा सकती है जिसका प्रकाशन आवश्यक नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति को सदन की किसी भी कार्यवाही को प्रकाशित करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार है और यह सामग्री यदि कोई प्रकाशित करता है तो उसे संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है। संसद को विशेषाधिकारों के हनन के मामलों से संबंधित लोगों को दंडित करने का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है संसद के सदन की किसी भी सामान्य बैठक के लिए गणपूर्ति माना जाता है कुल सदस्य संख्या का 1/10, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदन की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्यकारी व्यक्ति सहित कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है, अर्थात लोकसभा की सदस्य संख्या 55 और राज्यसभा की 26 होना जरूरी है। किसी भी बैठक को आहूत करने के लिए लोकसभा की 55 और राज्यसभा की 26 सदस्य संख्या होगी, तभी गणपूर्ति माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है संसद के सदस्य किसके माध्यम से कार्यपालिका के सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं। तो पहला कथन दिया है पूरक प्रश्न पूछकर, दूसरा है कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाकर, ध्यान आकर्षण की सूचना देकर, विभिन्न संसदीय समितियों के माध्यम से। तो हमारे चारों कथन बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही हैं। कानून निर्माण की प्रक्रिया में संसद के सदस्य दोनों सदनों में पूरक प्रश्न पूछकर, अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर चर्चा करके, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला करके, कार्य स्थगन पेश करके और विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। इसके कारण कार्यपालिका सदैव सतर्क रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं होते।
प्रश्नकाल, शून्यकाल या ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन दिया ना तो ए ना ही बी। तो शून्यकाल, शून्यकाल के दौरान पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं होते हैं। शून्यकाल के दौरान सदन के किसी सदस्य द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया जा सकता है, किंतु मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता है। यदि मंत्री विशेष सदन में उपस्थित है तो स्वेच्छा से उत्तर दे सकता है। महत्वपूर्ण लोक महत्व के कारण इसे तत्काल सदन के समक्ष उठाने की अनुमति ली जाती है। एवं लोकसभा में एक दिन में 20 मुद्दे जबकि राज्यसभा में 7 मुद्दों को उठाया जा सकता है। लोकसभा में एक दिन में 20 मुद्दों को और राज्यसभा में 7 मुद्दों को उठा सकते हैं। महत्वपूर्ण लोक महत्व के कारण इसे तत्काल सदन के समक्ष उठाने की अनुमति ली जाती है और ऐसे शून्यकाल में केवल 20 मुद्दे लोकसभा में और राज्यसभा में 7 मुद्दों को उठाया जा सकता है। शून्यकाल दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का होता है। शून्यकाल का प्रचलन भारतीय संसदीय परंपरा की देन है। शून्यकाल का कहीं भी संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन भारतीय संसदीय परंपरा की ये देन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन दिया है, प्रत्येक सदन में प्रश्नकाल कार्यक्रम का प्रथम विषय होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। प्रश्नकाल में सदस्य मंत्रियों से उनके विभाग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। जी हाँ, यह कथन भी सही है। प्रश्नकाल में सदस्य मंत्रियों से उनके विभाग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के प्रश्न पूछते हैं। तारांकित प्रश्न के उत्तर मौखिक और लिखित रूप से दिए जा सकते हैं। यह गलत है। तारांकित प्रश्न के उत्तर मौखिक और लिखित रूप में दिए जाते हैं, यह जरूरी नहीं है, यह सत्य नहीं है। अगला दिया है, अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं। तो यह कथन बिल्कुल सही है। अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं। तो हमें चुनना था कौन सा कथन असत्य, तो केवल 3 गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, केवल 3। प्रश्नकाल में पूछे गए तारांकित प्रश्नों पर तारांक लगा होता है और ये मौखिक प्रश्न होते हैं। इनमें पूरक प्रश्न भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न मौखिक होते हैं, इसलिए उत्तर भी इनके मौखिक दिए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसके आधार पर संसद धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकती है। पहला कथन दिया है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर। दूसरा कथन है संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पर। तो दोनों कथन हमारे सही हैं। इन दोनों की रिपोर्ट पर के आधार पर संसद धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, 1 और 2। धन स्वीकृत करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है। वह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक एवं संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकती है। लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं होता है। वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रण करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, संसदीय कार्यवाही में स्थगन लाने का उद्देश्य क्या होता है। इसका पहला ऑप्शन दिया, सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु। जी हाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर ए। संसदीय कार्यवाही में स्थगन लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु स्थगन लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव के द्वारा सदन का सामान्य कामकाज स्थगित कर सार्वजनिक महत्व के विशेष मुद्दों पर विचार किया जाता है। यदि कोई विषय इतना आवश्यक है कि विलंब नहीं किया जा सकता तो सदन सदस्यों द्वारा उस विषय पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है। यह इस बात का संकेत है कि यह प्रस्ताव सरकार की नीतियों के प्रति सशक्त विरोध के रूप में हो रहा है। यदि स्थगन प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय युक्ति भारत की देन है? प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भारतीय संसदीय प्रक्रिया में भारतीय संसद की देन है, जिसमें किसी भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे एवं तात्कालिक मुद्दे पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह भारतीय संसदीय इतिहास में वर्ष 1954 से ही प्रचलन में है। इसी के साथ में हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करें।